नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की बारीकी से होगी जांच। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में देश की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को हर हाल में मिलेगा न्याय। दुनिया में संकट के समय भारत निभा रहा है विश्व मित्र की भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की म्यांमार की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने दी सचेत ऐप की जानकारी। प्राकृतिक आपदा और मौसम संबंधी अलर्ट के बारे में समय रहते मिलेगी जानकारी। भविष्य की हर चुनौती से निपटने को तैयार भारतीय नौसेना। एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण। नौसेना का संदेश, देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर। और आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले। पहला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच, दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी में होगी भिड़ंत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले को औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद की गई है। एजेंसी की टीम बुधवार से ही घटनास्थल पर है और साक्ष्य एकत्रित कर रही है। साथ ही घटनास्थल पर आने और जाने के बिंदुओं की जांच कर रही है। आतंकवाद निरोधी एजेंसी के एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी की देखरेख में टीमें उन चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने शांतिपूर्ण और सुरम्य बैसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले को घटते देखा था। कश्मीर में हुए सबसे भयानक आतंकी हमले में से एक को अंजाम देने वाले घटनाक्रम को एक साथ जोड़ने के लिए चश्मदीदों से बारीकी से पूछताछ की जा रही है। एनआईए की टीमें आतंकवादियों की कार्यप्रणाली के सुराग के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं की बारीकी से जांच कर रही है। फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से टीमें पूरे इलाके की गहन जांच कर रही हैं ताकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाए जा सके, जिसके कारण देश को झकझोर देने वाले इस भयानक हमले को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा गोली मारे गए एक सामाजिक कार्यकर्ता की रविवार को मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय नागरिक, जिसकी पहचान गुलाम रसूल मगरे के रूप में हुई है, उसको शनिवार को कंडीखास इलाके में उसके घर के पास अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। मगरे के पेट और बाएं कलाई में गोली लगी और उसे हंदवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारे गए सामाजिक कार्यकर्ता की राजनीतिक संबद्धता का पता नहीं चल पाया है और पुलिस नागरिक की हत्या के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच आतंकवादियों और आतंकी संबंधों पर अपनी व्यापक कार्रवाई जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले के चोटीपोरा गांव में एक आतंकवादी के एक और घर को ध्वस्त कर दिया। पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक कश्मीर में आतंकियों के 10 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार 2 स्थानीय आतंकियों आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठाकुर के घरों को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ध्वस्त कर दिया था। गंदेरबल, बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में 8 अन्य घरों को भी ध्वस्त किया गया। अब तक जिन आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए हैं उनमें लश्कर-ए-तैयबा के आदिल हुसैन ठाकुर, जाकिर अहमद गनई, आमिर अहमद डार और आसिफ शेख, शाहिद अहमद कुट्टे, एहसान उल हक आमिर, जैश-ए-मोहम्मद के आमिर नजीर वानी, जमील अहमद शेर गोजरी, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के अदनान
सफीजार और फारूक अहमद टेडवा शामिल हैं। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार अहसान उल हक ने 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया और हाल ही में घाटी में घुसपैठ की। लश्कर का आतंकी कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है और जाकिर अहमद गनी कई आतंकी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए निगरानी में था। अधिकारियों ने बताया कि फारूक अहमद टेडवा पाकिस्तान से काम कर रहा था। ठाकुर पर मंगलवार के हमले में सीधे तौर पर शामिल होने का संदेह है। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण और तलाशी का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफीजार, जुबैर अहमद वानी, हारून राशिद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं। सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और 3 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही है। हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 स्थानीय आतंकी आदिल गुरी और एहसान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले की पीड़ा को बयां किया, साथ ही कहा कि हमले के गुनहगारों को कठोरतम सजा दी जाएगी। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी,
युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन करके और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने जनता से बात की। मन की बात के 121वें एपिसोड में प्रधानमंत्री के संबोधन पर लोगों ने कहा कि आज का एपिसोड बहुत खास था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद देश के लोगों को विश्वास दिलाया कि एक एक पीड़ित को इंसाफ जरूर मिलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना। क्या अच्छा लगा, बात करते हैं विधायक अशोक गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या अच्छा लगा आज पीएम की मन की बात? इस बार की जो मन की बात है उसमें जो पहलगाम में आतंकवादी कायराना हमला हुआ उसको लेकर जो उन्होंने बात की वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों में गुस्सा है और आक्रोश है। और उनके मन की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और कहा कि कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे, आतंकवादियों को और उनके पनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। और मन की बात हमेशा जो पूरे देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में, महापुरुषों के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानकारी देते हैं, जिससे कि हमें पूरे वर्ष अगले महीने एक नया ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है, आत्मबल मिलता है कि हम लोगों को भी ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। आज क्या अच्छा लगा सर आपको? आज की मन की बात में साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी के लेके आदरणीय मोदी जी ने बहुत अच्छी बात रखी। हमारे साइंटिस्टों को सदा उनका साथ मिलता है। आदरणीय मोदी जी ने इस देश को इतना मजबूत देश बना दिया है कि दूसरे देश भी एक आशा की किरण से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। और हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि दूसरे देशों की सैटेलाइट भी हमारे हिंदुस्तान द्वारा आकाश में छोड़ी जाती है। सर, आज आपको क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? 121वीं मोदी जी की मन की बात में आज बहुत ही प्रेरणादायक एपिसोड था। उन्होंने सबसे पहले पहलगाम में हुए हमले पर अपना दुख व्यक्त किया और पिछले वर्ष जून में जो अभियान उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम चलाया था, अब तक वो बहुत सफलता ले चुका है। 1,40,00,000 वृक्ष लग चुके हैं, जो कि पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। पाकिस्तान के वो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार जो ये आतंकवादी हमला करवाता है उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी जो है अगला कदम उठा रखे हैं। आज जो है 7 जो है उनके आतंकवादी हम अड्डों को ध्वस्त किया है। ये करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। लोगों में अलग एक जोश दिखाई दे रहा है और लोगों में रोष भी ये है कहीं ना कहीं पहलगाम के हमले को लेकर, और प्रधानमंत्री ने खुद भी आज जिक्र किया अपनी मन की बात कार्यक्रम के अंदर। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के कुल 42 काउंसलर पदों में से 23 पदों पर जीत दर्ज की है। जेएनयू के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में एबीवीपी के प्रदर्शन की बात करें तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में 5 काउंसलर पदों में से 2 सीटों पर विद्यार्थी परिषद की जीत हुई है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस की 5 काउंसलर सीटों में से 2 सीटों पर विद्यार्थी परिषद ने परचम फहराया है जीत का। वहीं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की 2 सीटों में से 1 सीट पर, स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन की 1 सीट में से 1 सीट पर और स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में की 2 सीटों में से 1 सीट पर, जबकि स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस की 3 सीटों में से 2 सीटों पर विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की है। वहीं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की चारों काउंसलर सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा हो चुका है। स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस में की 1 सीट है और ये 1 सीट भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत ली है। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज की 3 काउंसलर सीटों में से सभी 3 सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की है, जबकि अमलगमेटेड सेंटर की 2 में से दोनों सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विजय पताका फहराई है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज की 2 सीटों में से 1 सीट पर विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की है। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 1 सीट है और ये 1 सीट भी विद्यार्थी परिषद के खाते में गई है। इसके अलावा स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में 3 में से 2 सीटों पर विद्यार्थी परिषद ने अपनी जीत दर्ज की। विद्यार्थी परिषद ने इस चुनाव में 2 ऐतिहासिक सफलताएं अर्जित की हैं। पहली सफलता स्कूल ऑफ सोशल साइंस में मिली है। इसे जेएनयू में वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 25 वर्षों बाद 2 सीटों पर जीत हासिल कर एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। इसी प्रकार दूसरी सफलता स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में मिली है। यह केंद्र भी लंबे समय से वामपंथी प्रभाव का प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि इस बार हुए छात्रसंघ चुनाव में यहां भी एबीवीपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर नई राजनीतिक धारा को स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पैनल की 4 प्रमुख सीटों अध्यक्ष शिखा स्वराज, उपाध्यक्ष निट्टू गौतम, महासचिव कुणाल राय और संयुक्त सचिव वैभव मीणा प्रारंभिक मतगणना में बढ़त बनाए हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता निशांत सौरभ का। समझना चाहेंगे निशांत, हम ये देख रहे हैं कि जेएनयू में इस बार जो छात्र संघ चुनाव के परिणाम हैं वो एक तरीके से ट्रेंड के विपरीत हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इतिहास रचा है जीत के मामलों में। अभी जो है वो किस तरीके के रुझान है और क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पिछली बार जो काउंसलर पद में एबीवीपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार 23 सीटों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। और जैसा कि आपने बताया, काफ़ी महत्वपूर्ण है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जहां पर कि दोनों विभागों में 5 में से 2-2 सीटों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, जो कि परंपरागत तौर पर वामपंथ का गढ़ रहा है और यहाँ पर वामपंथी प्रत्याशी हमेशा से जीतते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एबीवीपी ने इस बार जो वामपंथ के गढ़ में सेंध लगाई है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार काउंसलर के जो सभी 43 पदों में से 50% से अधिक पद एबीवीपी के प्रत्याशियों ने उन पदों पर जीत हासिल की है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है और एक नई राजनीतिक धारा स्थापित होने का ये संकेत है। और एबीवीपी के जब पदाधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैंपस के अंदर राष्ट्रवाद, एकेडमिक एक्सेलेंस यानी शैक्षणिक उत्कृष्टता और छात्रों के हित के लिए जो एबीवीपी ने लगातार संघर्ष किया है उसका ये परिणाम है। और आने वाले समय में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन हितों को लेकर काम करते रहेगी।
और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 साल के बाद 2016 के बाद जी पहली बार जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, चाहे वो आइसा है या एसएफआई है और तमाम जो अन्य दल है लेफ्ट के, ये इनका जो गठबंधन रहता था वो इस बार गठबंधन बिखर गया और इनके जो लेफ्ट के जो सभी दल थे वो इस बार अलग अलग गठबंधन बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। एसएफआई ने अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, आइसा ने अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। ठीक है। तो निश्चित तौर पर एक लेफ्ट का जो गठबंधन था उसमें एक दरार भी देखने को मिली और एबीवीपी ने जिस तरह से छात्रों के हितों के लिए, जो एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए, छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक शांतिपूर्ण माहौल देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिस तरह से संघर्ष किया लगातार, उसका नतीजा देखने को मिला कि एबीवीपी के प्रत्याशियों ने इतने बड़े पैमाने पर इस बार जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में जीत हासिल की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो मतलब एक समय था जब एबीवीपी में अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगते थे और अब राष्ट्रवाद की जीत की बयार नजर आ रही है जेएनयू से। एबीवीपी बढ़त बनाए हुए हैं। बहरहाल रुक करेंगे अगली खबर का। एक बार फिर आपको बताते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस पहल के तहत पहलगाम के आतंकियों के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में किस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं, पहलगाम के आतंकियों का खात्मा कैसे किया जा रहा है, इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार और सेना, सरकार की रणनीति और सेना की कार्रवाई, ये महत्वपूर्ण ये जो प्रयास है, ये स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आतंक के खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया गया। पहलगाम में आतंकियों का खात्मा तय है, ये संकल्प है भारत की सेना का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे काम किया जा रहा है, ताबड़तोड़ किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, कैसे लगातार कार्रवाई की जा रही है। आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 27 अप्रैल 2025 को शोपिया की तस्वीर एक हम आपको दिखा रहे हैं और 27 अप्रैल की ही ये जो तस्वीर है वो हम आपको कालारूस कुपवाड़ा की भी दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो संदेह था जिन आतंकियों पर, उनके घरों को किस तरीके से ध्वस्त किया गया। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शोपिया, कालारूस, बांदीपोरा, चोटीपोरा, ये आतंकियों के घर हैं। ऐसे आतंकी जिन पर संदेह था पहलगाम हमले का और उसके बाद जो एक्शन लिया गया उसमें आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया। और आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मुर्रान पुलवामा में आतंकियों का घर को ध्वस्त किया गया। यह तस्वीर हम आपको 4 विंडो के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। मटलहामा 5 विंडो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मटलहामा कुलगाम की तस्वीर है, पुलवामा की तस्वीर है, ठाकुरपोरा, कुलगाम, अनंतनाग और त्राल, ये सभी आतंकियों के घर थे जो ढहाए गए हैं। भारतीय सेना का एक्शन है ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये कड़ी कार्रवाई और सीधा संदेश कि अब खत्म किया जाएगा और आतंकवाद का खात्मा जड़ से किया जाएगा। आपको बता दें कि कुल 10 आतंकियों के घर ढहाए गए हैं। तो इस तरीके का बड़ा एक्शन भारतीय सेना ने लिया है और ये लगातार जारी है, ये रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं जब तक पहलगाम का हमले का जो बदला है वो पूरी तरीके से नहीं ले लिया जाता। बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्मों, प्रणालियों और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी-शिप फायरिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन परीक्षणों की जानकारी देते हुए नेवी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। नेवी ने संदेश दिया है कि नौसेना किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है।
पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत द्वारा वीज़ा सेवाएं निलंबित किए जाने के उपरांत उनके वापस लौटने का आज आखिरी दिन है। मेडिकल वीज़ा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लौटने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल तय की गई है। हालांकि लॉन्ग टर्म वीज़ा रखने वाले हिंदू पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह सकते हैं और उनके वीज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 26 अप्रैल यानी कि शनिवार तक 294 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान लौट चुके हैं। वहीं शनिवार तक 727 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस आ गए हैं। लौटने की पूरी प्रक्रिया के बाद गृह मंत्रालय द्वारा कुल आंकड़े जारी किए जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने देश विदेश से आते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब वहां की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस कड़ी में अब शहर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का श्रीनगर की डल झील पर पहुंचना जारी है। डल झील श्रीनगर का एक प्रमुख आकर्षण है, जो अपने हाउस बोट और शिकारा जो कि पारंपरिक लकड़ी की नाव होती है के लिए प्रसिद्ध है। आतंकी हमले के बाद यहां आए पर्यटकों की सहायता के लिए कश्मीर के स्थानीय लोग सामने आए। उन्होंने न केवल पर्यटकों की हर संभव मदद की, बल्कि यहां आए पर्यटकों का भी कहना है कि हम डल झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ शिकारा की सवारी का भी आनंद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आतंकी हमले से आहत जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही हमें भोजन पानी से लेकर कई सुविधाएं देने में जुटे हैं। 4-5 दिन हो गया हम लोग उधर से आया तो इधर बहुत अच्छा वेलकम हो गया। हमारा रेजिडेंस भी अच्छा है और घूमने का इधर भी बहुत अच्छा है। डरने का कोई जरूरत नहीं, सबको आना चाहिए। इधर जो पसंद करता है उनको तो आना चाहिए, जो देखा नहीं है कश्मीर उनको तो आना चाहिए। इधर सब अच्छा माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग सोनमर्ग, गुलमर्ग वहाँ सभी जगह पे घूमे हैं और हम जेबी टूर से आए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी यहाँ पे जो माहौल है वो सब कुछ सही है, डरो मत, सब कुछ सही है। और आर्मी का बंदोबस्त बहुत बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। यहाँ की पब्लिक हमें फुल सपोर्ट कर रही है। वैसा नहीं है कि जैसे न्यूज बता रही है कि वैसा है, कुछ वैसा है, वहाँ मत जाओ कश्मीर में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमें बहुत मजा आया, हम सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।